सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा सिनेमा हॉल में चौकीदारी कर रहा है और महीने के कमा रहा है सिर्फ 90 रुपए। क्या कोई यकीन कर सकता है कि यही इंसान एक दिन एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देगा जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा होगा? जी हां, ये कहानी है बालाजी वेफर्स के संस्थापक चंदूभाई विराणी की, एक कमाल की दास्तान। एक तरफ देखिए, सिनेमा का एक चौकीदार, महीने की कमाई बस 90 रुपए। और दूसरी तरफ एक स्नैक्स का पूरा एम्पायर, जिसका टर्नओवर है पूरे 5,000 करोड़ रुपए। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, बस यही इस कहानी को बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही असाधारण केस स्टडी बना देता है। तो हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना अक्सर फेलियर्स की एक लंबी लाइन होती है, और चंदू भाई का सफर भी बिल्कुल ऐसा ही था। सच कहूं तो हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1972 में। गुजरात में एक भयानक सूखा पड़ता है और उनका पूरा परिवार, उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। मजबूरी में परिवार को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ती है, सिर्फ 20,000 रुपए में। उन पैसों से भाइयों ने राजकोट में फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू किया। सोचा शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो भी पूरी तरह से डूब गया। हालात इतने खराब हो गए कि वो बेघर थे और 50 रुपए का किराया देने तक के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो चंदू भाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल में चौकीदारी का काम कर लिया। आप सोचिए, वो सीटें साफ करते थे, पोस्टर लगाते थे, मतलब जो भी काम मिलता था वो कर लेते थे। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उन्हें थिएटर की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उन्होंने वहां सैंडविच बेचना शुरू किया और वो काफी चल भी पड़े। लेकिन यहीं पर बिजनेस का एक बड़ा चैलेंज सामने आया। पेरिशेबल इन्वेंटरी, मतलब जो सैंडविच उस दिन नहीं बिके वो अगले दिन खराब। और इसका मतलब था सीधा सीधा रोज का नुकसान। और जानते हैं, इसी रोज रोज के नुकसान ने उन्हें एक नए सोल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर किया। एक ऐसा स्नैक जो जल्दी खराब ना हो, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। और बस यहीं से आलू वेफर्स का आइडिया आया। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब बात सिर्फ पेट पालने की नहीं रह गई थी, ये एक ब्रांड बनाने की शुरुआत थी। एक ऐसी नींव रखी जा रही थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होना था। तो सवाल है, ये सब हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। 1982 में वो सप्लाई की दिक्कतों से परेशान हो गए, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल चाहते थे। तो उन्होंने अपनी 10,000 रुपए की सेविंग्स से घर के बरामदे में ही चिप्स बनाना शुरू कर दिया। हाँ, शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक परफेक्ट रेसिपी बना ली। फिर 1984 में पास के एक हनुमान मंदिर से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया बालाजी, एक अलग पहचान बनाने के लिए। और फिर आया बड़ा कदम 1989 में। 5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर प्लांट बना डाला। तो चलिए अब जरा बालाजी की उन स्ट्रैटेजीज को डिकोड करते हैं जिनकी वजह से ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई। ये ब्रांड ग्रोथ पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। उनकी जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है ना, वो ब्रिलियंट है। उन्होंने सिर्फ वेफर्स पर ही फोकस नहीं किया जो कि उनका कोर प्रोडक्ट था, बल्कि उन्होंने पारंपरिक भारतीय नमकीन और यंग जनरेशन के लिए वेस्टर्न स्नैक्स की भी एक पूरी रेंज बना डाली। इससे हुआ ये कि उन्होंने मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को एक साथ टारगेट कर लिया। अच्छा, उनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज रीजनल फ्लेवर्स को समझना। भारत जैसे मार्केट में ये एक बहुत ही जरूरी स्ट्रैटेजी है। यहां तो हर कुछ 100 किलोमीटर पर लोगों का टेस्ट बदल जाता है। चंदू भाई ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच यहां नहीं चलेगी। इसीलिए उन्होंने लोकल मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स के फ्लेवर बनाए। और इन सारी स्ट्रैटेजीज का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि 2006 तक बालाजी वेफर्स ने अपने होम स्टेट गुजरात के पोटैटो वेफर मार्केट के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सोचिए, ये तो लगभग मोनोपोली हो गई। अब देखिए, जब भी कोई देसी कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है ना, तो उसे अक्सर बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स से चुनौती मिलती ही है। बालाजी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई। साल था 2011। दुनिया की बहुत बड़ी स्नैक कंपनी पेप्सिको ने बालाजी पर केस कर दिया। आरोप यह था कि बालाजी उनके वेफर्स के रिज्ड डिजाइन की नकल कर रहे हैं। यह अक्सर बड़ी कंपनियों की एक टैक्टिक होती है, छोटी और उभरती हुई कंपनियों को मार्केट से हटाने के लिए। लेकिन चंदू भाई का जवाब गजब के आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने कहा,
लोग बालाजी के नाम पर भरोसा करते हैं, पैकेजिंग की डिज़ाइन और लोगो पर नहीं। ये दिखाता है कि उन्हें अपने ब्रांड की ताकत पर कितना अटूट विश्वास था। उनकी ब्रांड इक्विटी नाम में थी, डिज़ाइन में नहीं। और जानते हैं, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। केस हारने और डिजाइन बदलने के बावजूद बालाजी की सालाना ग्रोथ 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ती रही, और वहीं उनके मेन कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर वो लगातार घटता गया। इन सबके बाद द इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें वेफर्स का सुल्तान का खिताब दिया। तो चलिए उनकी इस कामयाबी के पीछे के फिलॉसफी को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, रीजनल टेस्ट को समझना और उसमें मास्टरी हासिल करना। दूसरा, एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज तैयार करना। तीसरा, क्वालिटी और एफिशिएंसी के लिए टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, कस्टमर को हमेशा सबसे पहले रखना। बालाजी वेफर्स के डायरेक्टर श्याम विराणी कहते हैं, आपको हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी और कीमत का मुकाबला किसी भी दूसरे ब्रांड में नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही उनकी कस्टमर फर्स्ट वाली फिलॉसफी और उनके वैल्यू प्रपोजिशन को साफ साफ दिखाता है। तो बालाजी वेफर्स की कहानी सिर्फ एक स्नैक कंपनी की कहानी नहीं है। ये उस जज्बे की कहानी है जो हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कामयाबी का असली इंग्रेडिएंट क्या है? एक परफेक्ट प्रोडक्ट या फिर कभी न हार मानने वाली अटूट जिद?